नमस्कार। कई संडे के बाद संडे सत्संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरे देश में चर्चा है, एक देश एक चुनाव। अचानक एक कमेटी बना दी गई है, अखबारों की सुर्खियां हैं। सब सोच रहे हैं कि अच्छा ये माजरा क्या है। सामान्य बुद्धि से समझें तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को ठीक किया जा रहा है। एक कैलेंडर थोड़ा बिखरा हुआ था, कैलेंडर को समेटा जा रहा है। और मोटी बुद्धि से लगता है कि हाँ भाई ठीक ही होगा, कुछ कर रहे हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक खास बड़ी बात ना होती तो क्या चुनाव से ऐन पहले देश के पुराने राष्ट्रपति को लगा के, देश के गृह मंत्री को जोड़ के ऐसे बीचों बीच एक कमेटी बनाई जाती? ये अचानक खेल क्या है? बहुत सादी भाषा में आपको बताऊं तो आप सोचिए कि अगर आपको कोई कहे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की समस्या है, इसके शब्दों के खेल को आप समझिए, लेकिन आपको पहले मैं मोटी बात बताऊं। अगर कोई कहे कि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है क्योंकि यमुना के पार ब्रिज जो हैं छोटे हैं, ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक फंस जाता है। आप कहोगे हाँ भाई समस्या तो है, तो इसके लिए ऐसा करेंगे कि ब्रिज का आप लेन एक्स्ट्रा खोल दीजिए। कोई कहे कि ब्रिज एक्स्ट्रा बनवा दीजिए, आप कहेंगे हाँ ये देखिए। पर आप सोचो, कोई आपके पास आए और कहे कि दिल्ली में यमुना की वजह से ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, हम ऐसा करते हैं कि यमुना का ही रास्ता बदल देते हैं, दिल्ली के पार से निकाल देंगे। आप कहोगे ना भैया ठीक हो क्या, थोड़ा ठंडा पानी पी लो, थोड़ा सोच लो, क्या कर रहे हो, क्या समस्या और उसका क्या समाधान बता रहे हो। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये कुछ ऐसी चीज है। आप इसको बीमारी का उदाहरण देके समझ सकते हैं कि फोड़ा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी दूसरे के पास जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े अस्पताल में बड़े बड़े खेल होते हैं और वो कहते हैं फोड़ा है, एकदम तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। आप कहोगे ना हाँ, फोड़ा है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी, अभी करनी होगी, 1 घंटे में करनी होगी, जरूर कुछ खेल है। अगर कोई आपको कहे यमुना का रिवर बदलनी है तो आपको लगेगा कुछ कॉन्ट्रैक्टर का मामला है। और अगर आपको कोई कहे कि 1 घंटे में ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बेहद जरूरी है, तो आजकल घंटी बज जाती है ना कि जरूर कुछ अस्पताल में मामला है। कुछ वैसा ही मामला है। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एक देश एक चुनाव में शब्दों का खेल क्या है, वास्तव में प्रस्ताव ये है क्या। ये भी बताऊंगा कि वास्तव में बीमारी क्या है, क्योंकि एक बीमारी है, एक समस्या है, समस्या छोटी है लेकिन है। और फिर बताऊंगा कि उस बीमारी से मुक्ति का क्या तरीका है, बिना इस सब बड़े चक्कर में। और आखिर में हम देखेंगे कि क्यों इतने बड़े खेल को खेला जा रहा है। शब्दों के खेल में सिंपल बात समझिए, जब हम कहते हैं एक देश एक चुनाव, आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना है ना, हर चीज का सुंदर सा शब्द बनाया जाता है। एक देश एक चुनाव, इस पूरे देश में एक चुनाव कभी हो ही नहीं सकते, इतने तरह के चुनाव हैं। तो दरअसल एक चुनाव से मतलब है एक देश में एक साथ चुनाव। ये जब बीजेपी एकता की बात करती है तो उसका मतलब होता है एक रूपता। तो जब एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो इनके मन में दरअसल है एक साथ चुनाव, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सिमल्टेनियस इलेक्शन। वो भी पूरे देश के नहीं। ये प्रस्ताव बहुत सीमित प्रस्ताव है, एक मायने में प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को जोड़ने के बारे में। ये प्रस्ताव विधान पंचायत और नगर पालिका के बारे में नहीं है, हालांकि उसका बीच बीच में जिक्र आ जाता है। लेकिन नगर पालिका और पंचायत के बारे में नहीं है। वहां जरूरत है एक चीज की, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, सबको पता भी नहीं रहता। इस देश में एक सिंगल वोटर लिस्ट नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट होती है, पंचायत और नगर पालिका के लिए बिल्कुल दूसरी वोटर लिस्ट होती है। और हम जैसे लोग बहुत समय से कह रहे हैं, 20-25 साल से मैं कह रहा था कि इस देश में एक न्यूनतम चीज तो आप कर दीजिए कि वोटर लिस्ट कॉमन, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, देश का वोटर तो एक ही है ना। उसमें दिलचस्पी नहीं। तो एक देश एक चुनाव की जो भावना है उसमें दिलचस्पी दरअसल नहीं है।
यहाँ तो अलग अलग राज्यों के नियम भी अलग अलग होते हैं। किसी राज्य में आप पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी राज्य में पार्टी का टिकट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तमाम है। उसको सुलझाने में किसी की दिलचस्पी नहीं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो अलग अलग होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कुछ ही महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के अंदर वोटिंग होगी, बाकी देश में नहीं होगी। लोकसभा चुनाव उससे अलग है। तो प्रस्ताव ये है कि पूरे देश में 5 साल में एक बार सभी लोकसभा और लोकसभा के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव भी करवा दिए जाए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का ये मतलब है। जरा और ध्यान से देखिए, ये मामला सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का नहीं है। ये केवल ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है। इस एक बात बताना मैं भूल गया, तो शायद आखिर में ले सकते हैं। केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये हमारे संवैधानिक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव है। वो क्यों? क्योंकि हमारा संवैधानिक ढांचा ये कहता है कि ये संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र की मूल आत्मा ये है कि संसद में जिस पार्टी का बहुमत है उसी का प्रधानमंत्री हो सकता है, और जिसे राष्ट्रपतीय व्यवस्था कहते हैं। संसदीय लोकतंत्र हमारे यहाँ जैसे इंग्लैंड में है वो है। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि अमेरिका में, वहां ये होता है कि संसद में बहुमत हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति चुना गया वो है। अब बाइडेन है, बाइडेन को सेनेट में मेजोरिटी है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, चलाओ अपना काम। कांग्रेस का चुनाव अगर 2 साल में बाइडेन हार जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइडेन तो 5-4 साल के लिए राष्ट्रपति बने ही रहेंगे। ये राष्ट्रपति व्यवस्था है। हमने संसदीय व्यवस्था चुनी है। हमारी संसदीय व्यवस्था के अनुसार जो पार्टी केवल तभी तक राज कर सकती है अगर उसे संसद में या विधानसभा में मेजोरिटी हो। जिस दिन आपकी मेजोरिटी खत्म हो गई आपकी सरकार गिर जाएगी, जिसका मतलब है सरकार 5 साल चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं लिखी हुई। क्यों टूट सकती है सरकार? सरकार इसलिए टूट सकती है कि आपकी पार्टी से कुछ लोग चले गए, या आपकी पार्टी कुछ बाई इलेक्शंस हार गई, या आपकी पार्टी के कुछ सहयोगी थे, गठजोड़ में थे, जो आपसे अलग हो गए, तमाम कारण से हो सकता है। तो दुनिया में जहां जहां संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि संसद को या विधानसभा को 5 साल से पहले, उसके नियत समय से पहले भंग करना पड़े। ये संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी बात ये कि ये जो हो रहा है कि हमारे यहाँ संसद के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग तरीके से, उनका साइकिल अलग अलग है, ये कोई विकृति नहीं है। बार बार इसको ऐसे पेश किया जाता है कि साहब जब हमने शुरू किया था तब तो सब कुछ ठीक था, 1952 में सारे चुनाव एक साथ हुए, 1957 में सारे चुनाव एक साथ हुए, बाद में धीरे धीरे गड़बड़ आ गई। भाई ये कोई गड़बड़ नहीं आ गई। ऐसा नहीं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था। 52 में तो एक साथ इसलिए हुए क्योंकि पूरे देश में इलेक्शन का सिस्टम ही तभी शुरू हो रहा था। 57 तक कोई सरकार गिरने की नौबत नहीं आई, इसलिए वो हो गया। 57 के बाद सरकारें गिरी, बदली, और जाहिर है साइकिल बदल गया। अगर आपके यहाँ, जो मैंने बताया, अगर आपके यहाँ संसदीय व्यवस्था है और साथ में संघीय व्यवस्था है, मतलब राज्यों के चुनाव अलग, देश के चुनाव अलग, तो ये तो बहुत नेचुरल आउटकम है, ये तो होगा ही होगा। ये कोई बीमारी नहीं है जो कि हमारे सिस्टम में आ गई, ये हमारे सिस्टम का अंग है। हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि ये होगा, ये बिल्कुल एक स्वाभाविक परिणाम है। और ये जो प्रस्ताव आया है ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है, पहले से आ रहा है। पहली बार 1983 में इस प्रस्ताव को चलाया गया था, फिर उस प्रस्ताव को बार बार चुनाव आयोग कर रहा है, बीजेपी वालों की, लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी इस प्रस्ताव में विशेष दिलचस्पी रही। बार बार उन्होंने पुश करने की कोशिश की है। मोदी जी ने भी 2017 में इसकी चर्चा चलाई, 2019 चुनाव से जस्ट पहले चर्चा हुई, 2019 में जीतने के बाद इसके बारे में उन्होंने प्रस्ताव रखा। लेकिन देखिए मजे की बात, मोदी जी की दिलचस्पी है, वो चाहते हैं कि ये हो। 2019 में चुनाव जीत गए, चुनाव के बाद उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए।
वो चाहते तो तब कमेटी बना सकते थे ना। कमेटी के पास बाकायदा 4 साल रहते, पूरे देश में सभी पार्टियों की एक सहमति बनती, क्योंकि 2019 में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो थे उन्होंने कहा कि वो इसके पक्ष में, लेकिन उन्होंने कहा इस पे सब पार्टियों को एक राय बनानी होगी, क्योंकि ये सरल मामला नहीं है, इसमें संविधान बदलना पड़ेगा। अगर मोदी जी चाहते तो 2019 में कमेटी बन सकती थी, सभी पार्टियों की राय सुनी जा सकती थी, पूरे देश में चर्चा हो सकती थी। वो सब नहीं हुआ। अब अचानक 2024 के चुनाव के कुछ महीने पहले संसद के विशेष सत्र की अचानक घोषणा करके उससे कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाई गई है और उसे कहा गया है कि बस तुरंत तुरंत अपना काम शुरू कर दो और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे दो। नियत क्या है इसके पीछे मैं 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन पहले हम देखें कि ये असली बीमारी है क्या इसके पीछे। ये एक समस्या है। समस्या क्या है इसके बारे में कई लोग बताते हैं। आप इसे बीमारी की तरह समझ लीजिए कि किसी भी बीमारी का निदान करने से पहले ऑपरेशन होगा कि नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है कि नहीं, इससे पहले हमें सोचना होगा कि बीमारी एक्चुअली है क्या। 4 चीजें गिनाई जाती हैं, चारों को हम एक एक करके देख लेते हैं। समस्या है लेकिन वो जितनी बताई जाती है उससे अलग है और छोटी है। पहले बताया जाता है कि इस देश में हर वक्त चुनाव चलते ही रहते हैं। खैर वैसा तो नहीं है। 5 साल के अरसे में 8 बार, आमतौर पे 7-8 बार बड़े चुनाव होते हैं इस देश के अंदर। अ, सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इससे बार बार ऐसा लगता है कि इस देश में बस चुनाव अभी आने वाले हैं, चुनाव अभी खत्म। याद रखिए, ये समस्या राज्य सरकारों के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के लिए 5 साल में एक बार चुनाव आता है और उसके बीच में एक बार लोकसभा का चुनाव आता है, तो उनके लिए 5 साल में 2 चुनाव। केंद्र सरकार को महसूस होता है कि भाई हमारा तो बार बार टेस्ट होता ही रहता है कुछ महीने बाद। ये बुरी बात है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। एक मायने में बुरी बात नहीं है, सरकार का बीच बीच में टेस्ट होता रहे केंद्र सरकार का, तो थोड़ा सा चेक में रहेगी। ये देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तो 200 रुपए क्या एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी भी मिल जाती है, तमाम चीजें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन केंद्र सर, तो पहला बिंदु याद रखिए, ये केंद्र सरकार की समस्या है, ये विधानसभाओं की समस्या, राज्य सरकारों की समस्या नहीं। दूसरा, हमें बताया जाता है कि आचार संहिता के चलते काम रुक जाता है, कि बार बार चुनाव आते हैं, चुनाव से 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता सिर्फ केंद्र पे, राज्यों पे ही नहीं, केंद्र सरकार पे भी लग जाती है। कोई बड़ा फैसला हम ले नहीं पाते। वैसे आप देखिए पिछले 5 साल में बात सच है क्या, कोई बड़ा फैसला ले नहीं पाते। अरे चुनाव से एक दिन 4 दिन पहले तक ईडी छापा मारती रहती है, विपक्षी दलों पे जहां जिसको छापा मारना है मार देते हैं। जैसे ही चुनाव आता है सरकार एकदम पेट्रोल के दाम बदल देती है। जो फैसला लेना है धड़ल्ले से लेती रहती है। व्यवहार में समस्या है क्या, कागज में समस्या लगती है, लेकिन कम से कम मोदी सरकार के रास्ते में तो ये समस्या नहीं है। तीसरी बात, कहते हैं कि चुनाव में सरकारी मशीन बंद जाती है। ये बात सही है, चुनाव के वक्त सरकारी मशीन को 1-2 महीना, 1 महीना के लिए सारा मशीनरी सिर्फ चुनाव करवा रही है। लेकिन याद रखिए, ये एक राज्य में केवल 2 बार होता है 5 साल में, एक बार लोकसभा चुनाव के लिए, एक बार राज्यसभा, एक विधानसभा चुनाव के लिए। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि पूरे देश की मतलब व्यवस्था चरमरा जाए। ये जो है ना हर 6 महीने में हो जाता है, हर 6 महीने में हर राज्य में नहीं होता। दिल्ली में बैठे हुए दिखता है कि हर 6 महीने में हो रहा है, जिस जमीन पे हो रहा है वहां तो 5 साल में सिर्फ 2 बार हो रहा है। और कहते हैं खर्चा इससे बहुत होता है, बिल्कुल निश्चित ही 2 बार चुनाव होगा तो खर्चा तो होगा। लेकिन याद रखिए, इस देश में चुनाव का असली खर्चा वो नहीं है जो कि सरकार करती है। जो सरकार चुनाव में खर्चा करती है वो तो आटे में नमक के बराबर है। असली चुनाव का खर्चा कैंडिडेट्स का खर्चा है। मैं अभी कर्नाटका में गया, क्या सुनने को मिला कि हर पार्टी, हर बड़ी पार्टी का हर कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्युएंसी में 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ खर्च कर। मैं तो यहाँ उत्तर भारत से गया था, मेरा तो दिमाग चकरा गया। पिछले हफ्ते में तेलंगाना में गया, लोग हंसना शुरू कर दिए, साहब कौन सी बात कर रहे हैं, 30-40 करोड़ रुपए, यहाँ तो 100 करोड़ एमएलए के इलेक्शन में हर कैंडिडेट खर्च करता है। तो याद रखिए, चुनाव का खर्चा असली वो है
ये खर्चा बहुत छोटा है और लोकतंत्र में ये खर्चा सबसे बड़ा खर्चा नहीं होता है। फिर भी समस्या एक है, समस्या ये है कि चुनाव का जब साइकिल चलता रहता है तो केंद्र सरकार उससे थोड़ा बंध जाती है। और ये बात जरूर है कि केंद्र सरकार का पॉलिटिकल अटेंशन रहता है कि अच्छा अब ये चुनाव आने वाला है, अब आने वाला है। इसके चलते फायदा भी होता है लेकिन कुछ नुकसान होता है। मतलब बीमारी है, लेकिन बीमारी जो बताई जा रही है उससे बहुत छोटी बीमारी है। तो क्या करना चाहिए? छोटी बीमारी की छोटी सी दवा दे दो भाई। क्या दवा होनी चाहिए? बिना ये जो बड़ी चीज की है, जैसे मैंने कहा ना, यमुना पे अगर ट्रैफिक की समस्या है तो भाई मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा लेन खोल दो, एक्स्ट्रा ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा ब्रिज बना दो। यमुना के रिवर को बदलने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको रिवर कोर्स बदलने की जरूरत तो नहीं है। इस तरह से इस छोटी बीमारी का छोटा इलाज क्या हो सकता है? नंबर एक, चुनाव आयोग के पास ये ताकत है और आज के संविधान में ताकत है कि वो चुनाव को क्लब कर, यानी कि कोई भी चुनाव जो अगले 6 महीने में होने वाले हैं, अगर किसी राज्य में अक्टूबर में होने वाले हैं, किसी राज्य में नवंबर में होने वाले हैं, किसी राज्य में अगस्त में होने वाले हैं, चुनाव आयोग सबको इकट्ठा करके कह सकता है एक साथ करो। जैसे कि अब हो रहा है तेलंगाना में, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का कैलेंडर एक साथ नहीं था लेकिन चुनाव आयोग ने जोड़ दिया। अगर आप ज्यादा ही चाहते हैं तो 6 महीने को बढ़ा के आप एक साल कर दीजिए। कहिए एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में जिस जिस राज्य में चुनाव ड्यू, चुनाव आयोग उन सब का चुनाव एक साथ करवा सकता है। इसमें आपको संविधान में एक शब्द का संशोधन करना पड़ेगा। जहां 6 महीना लिखा हुआ है उसकी बजाय एक साल कर दीजिए, जिसका नतीजा ये होगा कि 5 साल में सिर्फ 4 बार चुनाव, एक तो मेन चुनाव के साथ हो ही जाएगा, बीच के 5 सालों में 4 बार आपको विधानसभा चुनाव होंगे। बड़ी समस्या, जितनी भी समस्या है, समस्या सुलझ जाती है। और एक साल में एक बार चुनाव हो जाए, ये अपने आप में बुरी चीज नहीं है। थोड़ा तो सरकार पे कंट्रोल होना चाहिए ना, थोड़ा तो पब्लिक मूड का पता लगना चाहिए और छोटे छोटे सुधार किए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो चुनाव कई कई चरणों में होते हैं, उत्तर प्रदेश में 6 चरण में हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, 1.5-2 महीने तक सब कुछ रुका हुआ है, इसकी क्या जरूरत है भाई? चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है कि पूरे देश में विधानसभाओं की और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवा देंगे। इतना बड़ा काम वो कर सकता है, लेकिन ये छोटा काम नहीं कर सकता कि भाई उत्तर प्रदेश में आप 6 चरणों की बजाय 2 चरणों में करवा दीजिए, 3 चरण में करवा दीजिए, 3 चरण को एक हफ्ते के अंदर करवा दीजिए। क्यों नहीं हो सकता है काम? एक जमाना था जबकि पूरे देश में एक दिन में चुनाव हुआ था। वो करने की इच्छा नहीं है तो ये सामान्य काम कर लीजिए। और तीसरा एक छोटा सा परिवर्तन ये किया जा सकता है कि चुनाव की जो आचार संहिता है, जो अब वैसे भी बदलने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, उस संहिता के अंदर आप छोटा सा बदलाव ये कर दीजिए कि भाई चुनाव को, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य से जुड़ी हुई घोषणा पे तो पाबंदी रहेगी केंद्र सरकार, बाकी चीजों की कोई पाबंदी नहीं है। व्यवहार में वो पाबंदी है भी नहीं। व्यवहार में केंद्र सरकार जो चाहे कर सकती है। लेकिन अगर आपको कागज में भी आजादी चाहिए तो आप आचार संहिता में लिख दीजिए कि उस राज्य को टारगेट करने वाली कोई भी योजना नहीं होनी चाहिए। इतने से समस्या सुलझ जाएगी। छोटी बीमारी है, छोटा इलाज कर दो, समस्या सुलझ जाएगी। ऑपरेशन की क्या जरूरत है? कोई कहेगा कि चलो अगर ऑपरेशन हो ही जाए तो क्या बुरा है। उसका बहुत भयानक साइड इफेक्ट है जिसके प्रति कोई ध्यान नहीं देता। कोई दवाई लेते हैं, आप सोचते हैं ना कि भाई साइड इफेक्ट तो है कि नहीं है। साइड इफेक्ट है और बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ये है कि ये हमारे अ, पूरे संसदीय लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर देगी। और ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को। लोग छोटी छोटी बातें कहते रहते हैं, साहब देखिए इससे समस्या ये मतलब जब चर्चा जो चल रही है ना, अखबारों में चर्चा ये चल रही है कि नहीं एक साथ चुनाव करने से ज्यादा ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी, एक साथ चुनाव करने से पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक साथ चुनाव करने से भी थोड़ा सा समस्या बढ़ेगी। ये सब व्यवहारिक चीजें हैं। अगर एक साथ चुनाव करने से देश में फायदा होता है तो इन व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरा असली ऐतराज वो नहीं है। असली ऐतराज ये है कि इसका मतलब क्या होगा। अब आप सोचिए, ध्यान से सोचिए मेरे साथ। तय हो गया कि 2024 में चुनाव है, अगला चुनाव पूरे देश में 2029 में।
ठीक है। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हो गए। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार गिर गई, सरकार को बहुमत नहीं है। अब क्या होगा? अब बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई। एक संभावना ये है कि शिवसेना की पार्टी गई, किसी और के साथ गई और उसने वहां पे सरकार दूसरी बनवा ली। लेकिन एक संभावना ये है कि प्रदेश में किसी की भी सरकार बनने की स्थिति नहीं है। अब क्या किया जाए? ये संसदीय लोकतंत्र में तो होगा ना, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें हमेशा ये संभावना बनी रहेगी कि कोई रूलिंग पार्टी है, 5 साल पूरा होने से पहले उसकी मेजोरिटी खत्म हो गई। अब क्या करें? जब ये सवाल मैं पूछता हूं इन लोगों से जो कहते हैं 5 साल में एक बार चुनाव करवाओ, तो वो उसके दो समाधान बताते हैं। दोनों समाधान जो है बीमारी से ज्यादा खतरनाक है, मतलब दवाई जो है बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। एक तो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप ये कीजिए कि सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। कुछ देशों में व्यवस्था है जिसको कहते हैं पॉजिटिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट पास कर दिया, उतने से सरकार गिरेगी नहीं। जब तक कोई दूसरी सरकार के पक्ष में वोट कॉन्फिडेंस का नहीं आता, तब तक पिछली सरकार चलती रहेगी। मतलब क्या? जैसे मैंने उदाहरण लिया कि मान लीजिए बीजेपी है, सरकार भी 4 साल बाकी है विधानसभा में, सरकार की मेजोरिटी अब नहीं बची विधानसभा के अंदर। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, या तो दूसरी सरकार बनवाओ, नहीं तो यही सरकार 4 साल और काम करेगी। अब आप इसका समझिए कितना बड़ा मजाक है। ये कह रहे हैं कि वो सरकार 4 साल तक काम करती रहेगी जिसके पास विधानसभा में मेजोरिटी नहीं है। चलिए आप धक्के से चला भी लीजिए, लेकिन याद रखिए क्या होगा। वो सरकार बजट पास नहीं करवा पाएगी क्योंकि विधानसभा में तो मेजोरिटी नहीं है उसके पास। वो सरकार अपना कानून पास नहीं करवाएगी, विधानसभा में मेजोरिटी नहीं है। आए दिन उस सरकार की नीतियों को विधानसभा रिजेक्ट कर देगी। सरकार कैसे चलेगी? इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। संसदीय लोकतंत्र में वो सरकार कैसे चल सकती है जिसको विधानसभा में या संसद में मेजोरिटी नहीं हो? कोई पार्टी जिसका नेता को, प्रधानमंत्री को अगर संसद का बहुमत प्राप्त नहीं है और उस वक्त अगर किसी और पार्टी को बहुमत भी नहीं है, तो एक ही विकल्प है कि संसद को डिसॉल्व कीजिए, विधानसभा को डिसॉल्व कीजिए। विधानसभा है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए, केंद्र है तो वहां तुरंत आप देश में चुनाव करवाइए। संसदीय व्यवस्था का ये अनिवार्य नियम है, नहीं तो केओस हो जाएगा। कैसे देश चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, सारा मजाक बन जाएगा। इसका भी समाधान बताते हैं ये लोग। समाधान क्या बताते हैं कि ठीक है, फिर ऐसा करोगे दोबारा इलेक्शन हो और वो बचे हुए अवधि के लिए। मतलब अगर वैसा है तो नया विधानसभा का चुनाव होगा और अब सिर्फ 4 साल के लिए होगा। कहीं 5 साल से 6 महीना पहले अगर सरकार गिर गई, 8 महीना पहले गिर गई, तो सिर्फ 8 महीने के लिए चुनाव होगा। अब देख रहे हैं, दवाई ऐसी दे रहे हैं जो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। अब 3 साल के लिए चुनाव हुआ करेगा, 2 साल के लिए चुनाव हुआ करेगा। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है फिर? इतने खतरनाक जब इफेक्ट हैं, और ये इनको समझ है, ऐसा नहीं कि इनको समझ नहीं है। इसीलिए 1983 से बार बार ये प्रस्ताव आया है और बार बार समझदार लोगों ने कहा है कि भैया जरा राजनीति समझ लीजिए, इस प्रस्ताव का क्या असर होगा इसे समझ लीजिए, क्यों आप इस चीज को ला रहे हैं। ये कोई एक सिंपल कैलेंडर इंप्रूव करने का मामला नहीं है, ये पूरे देश के संविधान को बदलने का मामला है। ये बात लॉ कमीशन ने भी कही कि इसको करने के लिए आपको पूरे संविधान को बदलना पड़ेगा, और संविधान में सामान्य नहीं, संविधान में बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे इस देश के। लेकिन उसके बावजूद भी किया जा रहा है, क्यों? तो इसके पीछे की आप नियत समझिए, असली नियत समझिए कि खेद क्या है। क्यों ऐसे प्रस्ताव को, जिसमें इतनी बड़ी छोटी बीमारी है, इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जिद है, जबकि पता है कि ऑपरेशन का खतरे बहुत ज्यादा है, जबकि पता है कि इस ऑपरेशन का साइड इफेक्ट एक है जो कि बड़ा खतरनाक है,
फिर भी क्यों किया जा रहा है? खेल इसके पीछे ये है कि इससे बीजेपी को दो लंबे फायदे दिखाई देते हैं। एक तो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की और इस देश के तमाम शासकों की इच्छा रही है कि एक बार चुने जाएं तो 5 साल तक जवाबदेही से मुक्ति मिल जाए, बार बार जवाब ना देना पड़े। ये जो चुनाव है समस्या है, बार बार हमें पूछना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया के बाकी देशों से अलग एक मायने में हमारी ये स्थिति है और बुरी स्थिति है कि दुनिया के बाकी देशों में सरकार को हर दिन कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक वहां की जो संसद है, संसद की एक कमेटी का चेयरमैन उनसे पूछ रहा है, बिल्कुल जैसे एक अध्यापक बच्चे से पूछता है, तुम उस दिन क्यों नहीं आए? वो कहते हैं मैं पार्टी में था, फला पार्टी से तो बाकी 4 लोग आ गए, तुम क्यों नहीं आए? तुम झूठ बोल रहे हो, ये बात सच बताओ, ये कागज मेरे सामने रखो। दुनिया के तमाम देशों में चुनी हुई सरकार की जवाबदेही होती है, उसे हर वक्त जवाब देना पड़ता है। हमारे देश में सरकारों ने, और खास तौर पे जब से मोदी जी सत्ता में आए, वो इस जवाबदेही से हर तरह से मुक्त होना चाहते हैं। ना कोई जुडिशरी इनसे सवाल पूछे, आरटीआई को खत्म करने के ऊपर तुले हैं, स्वतंत्र संस्था देश में कोई बचे ना, संसद में आने का मतलब नहीं है, आए तो भाषण दे के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं, तो किसी किस्म की जवाबदेही नहीं। अब ले दे के हमारे लोकतंत्र में बस एक जवाबदेही का मैकेनिज्म बचा है, वो है चुनाव। और अब इनको लगता है कि 5 साल में वो भी बार बार ना हो, बस एक बार झंझट हो और तब किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। मीडिया है, मनी है, मशीन है, 5 साल में एक बार मैनेज कर लेंगे और उसके बाद सरकार को चलाएंगे। एक नियत ही। दूसरा जिसकी वजह से बीजेपी को इसमें हमेशा इंटरेस्ट रहा है, वो ये है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो जो राष्ट्रीय दल होगा उसको चुनाव में थोड़ा सा फायदा होगा। हमेशा होता है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ज्यादा वोट मिलता है विधानसभा चुनाव की तुलना में। और अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो अभी भी हमारे देश का मतदाता बहुत जगह पे दोनों चीजों को अलग नहीं कर पाता। खासतौर पे अगर एक ही दिन वोट हो रहा है तो वो राष्ट्रीय चुनाव की परछाई कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पे पड़ेगी, और वो पड़ेगी तो उससे फायदा उस वक्त की सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल जो होगा उसको होगा। तो चुनावों में क्षेत्रीयता का, क्षेत्रीय दलों का असर कम हो और राष्ट्रव्यापी दलों का ज्यादा फायदा हो, उसको सुनिश्चित करने की योजना है। अब कोई कह सकता है, इस देश में आमतौर पे लोग बोल भी देते हैं कि हाँ क्षेत्रीयता खत्म हो, सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिए, इस देश में क्षेत्रीयता कोई समस्या नहीं है। ये यूरोप नहीं है जहां की क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के खिलाफ है। ये पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा वाला देश है जहां क्षेत्रीयता के आधार पर राष्ट्रीयता बनी। क्षेत्रीय दल इस देश की समस्या नहीं है। और जो भी है, अगर आपको क्षेत्रीय दलों को हराना है, ओपनली चुनाव में करके हराइए, जैसे आप कई जगह कर रहे हैं। चुनाव व्यवस्था को टेढ़ा कर देना ताकि क्षेत्रीय दल डिसएडवांटेज में रहें, ये तो खेल है। और तीसरा खेल जो मुझे लगता है इसमें, वो है इस वक्त जो हो रहा है संसदीय व्यवस्था को छोड़ के राष्ट्रपतीय व्यवस्था, राष्ट्रपतीय ठीक नाम है, राष्ट्रपति व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल। इंग्लैंड वाला जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको खत्म करके एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाना, जिसमें एक व्यक्ति देश में चुनाव जीतता है, संसद में मेजोरिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो एक व्यक्ति अपने हुक्म से सरकार चलाता है। ले दे के मोदी जी ये चाहते, मोदी जी चाहते हैं कि देश की व्यवस्था को, देश के संविधान को पूरी तरह बदलना और ये कहना कि संसदीय व्यवस्था को अब हम छोड़ रहे हैं और पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो अभी इनके बस की बात नहीं। तो इसलिए चोर दरवाजे से प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लाने का ये तरीका है। इसलिए इतना आग्रह है इसके ऊपर,
क्योंकि एक बार अगर ये हो गया, 5 साल के लिए झंझट से मुक्ति, 5 साल के लिए एक छत्र राज, और उसमें एक छत्र राज में, एक दल के राज में एक नेता का राज। आखिरी बात, अभी अचानक ये क्यों आया? जैसा मैंने कहा, मोदी जी चाहते 2019 में ही कमेटी बना देते, कमेटी विचार करती, सबके ऑब्जेक्शन आते, देश में चर्चा बनती, देश में इसके बारे में एक आम राय बनती, उसके आधार पे जो फैसला लेना है ले लिया जाता। ये अचानक हड़बड़ी क्यों? कहीं ना कहीं खेल है, कहीं ना कहीं खुराफात है। अभी जो कमेटी बनी है, इसके सभी मेंबर्स के ओपिनियन बिल्कुल जाने हुए हैं। राष्ट्रपति कोविंद जब राष्ट्रपति थे तब स्वयं वो इस व्यवस्था की वकालत कर चुके थे, उनके साथ अमित शाह जी हैं। और ये जो सरकार का नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, नोटिफिकेशन ये नहीं कहता कि कमेटी इस पर विचार करेगी कि ये व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। नोटिफिकेशन कहता है कि ये तो तय है कि ये अच्छी व्यवस्था है, देश में होना ही चाहिए। अब ये कमेटी सिर्फ बताएगी कि इसको लागू कैसे किया जाए, जल्द से जल्द इसको लागू कैसे किया जाए। ना संसद में चर्चा, ना देश की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चर्चा, बस एक झटके के अंदर इसको लागू करना। इन दोनों के अलावा कौन लोग हैं इसमें? नाम के वास्ते लोकसभा में कांग्रेस के जो लीडर, संसद के जो विपक्ष के लीडर है, उसका नाम डाल दिया। लेकिन खेल देखिए, राज्यसभा में जो अपोजिशन के लीडर है उसका नाम नहीं डाला, क्योंकि वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। वो खड़े होंगे, बोलेंगे, विरोध करेंगे, इसलिए उनकी जगह किनका नाम है? गुलाम नबी आजाद। और क्या लिखा है? पूर्व विपक्ष के नेता। खेल देखिए, जो आज विपक्ष का नेता है उसको साइड में करके पूर्व विपक्ष के नेता को, वो गुलाम नबी आजाद, जिनके मोदी जी के साथ रिश्ते कोई छुपे हुए नहीं है और मोदी जी के खासम खास हैं आजकल, उनको लिया गया है। संविधान विशेषज्ञ के रूप में अ, कश्यप जी को लिया गया है। कश्यप जी के अलग अलग विचार रहे हैं, संविधान के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, लेकिन उनकी बात के बारे में एक चीज तय होती, संविधान की उनकी व्याख्या ठीक वही होती है जो कि उस दिन सुबह बीजेपी को सूट करती। ये मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं। कश्यप साहब की व्याख्या हमेशा केवल एक पार्टी के पक्ष में रही। बाकी जितने लोग हैं सब वो हैं जो कि सरकार के साथ हैं, सरकार के पिछलग्गू कहे जा सकते हैं, सरकार के हिमायती हैं, कम से कम आप इतना कह लीजिए। मतलब कि बिल्कुल साफ है। अधीर चौधरी ने तो खैर अपना पल्ला झाड़ लिया है, ये चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा है कि ये तो कमेटी पहले से तय है, इस कमेटी के अंदर आई वॉश है, ये तो नाम के वास्ते कमेटी है, क्योंकि हमें पता है इस कमेटी में क्या होना। अच्छा किया उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, तो कम से कम इसमें ऐसा भ्रम नहीं रहेगा कि इसमें देश की राय ली गई। तो कमेटी तय है, कमेटी क्या कहेगी ये भी तय है, कब कहेगी और उसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये तय नहीं। अलग अलग संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इस बहाने राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह के चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, कि अब तो वन नेशन वन इलेक्शन होने, 24 तक इंतजार कीजिए, ताकि बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश में हार का सामना ना करना पड़े। दूसरी संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि इस बहाने, इस प्रस्ताव को बना के अब लोकसभा इलेक्शन को जल्दी करवा दिया जाएगा दिसंबर में, ताकि इस बहाने जितनी दूसरी सरकारें बनी हैं उन सरकारों से भी छुट्टी पा ली जाए। विपक्ष की जहां जहां सरकार है सब सरकारों से एक झटके में छुट्टी हो जाए, एक बड़ा चुनाव करेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे और उसके अंदर विपक्ष की आधी सरकारों को गिरा देंगे। हम नहीं जानते, ये सब शंकाएं हैं, ये सब संदेह हैं, ये सब कयास है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये जो सारा प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का इस देश की राजनीति को बेहतर बनाने से कोई संबंध नहीं। इस देश की राजनीति की बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जिन बीमारियों को एड्रेस करने की किसी की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी मैंने आपको अभी बताया, कर्नाटका और तेलंगाना का उदाहरण देके, पैसे की है। पैसे से चुनाव खरीदे जा रहे हैं, पैसे वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं और अंधाधुंध पैसा फूंका जा रहा है।
कंपनियां पैसा दे रही हैं, विदेशी कंपनियां पैसा दे सकती हैं, रास्ता खोल दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या इस देश की चुनाव की ये है, उसको सुलझाने की बजाय आप जो समस्या नहीं है, जो बहुत छोटी सी समस्या है, उसकी आड़ लेके देश के संवैधानिक व्यवस्था को बदलने का खेल कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसके बारे में 2 साल पहले भी लिखा था कि नाम है एक देश एक चुनाव, लेकिन नीयत है एक पार्टी एक अधिनायक। एक देश एक चुनाव, एक पार्टी एक अधिनायक, ये खेल है। इस खेल के बारे में हम सबको सतर्क रहना होगा। आने वाले दिन में आप देखिएगा मीडिया में बड़ी प्रायोजित चर्चाएं होंगी, क्योंकि एक बार ये सरकार आंख से इशारा कर देती है तो शाम को टीवी डिबेट गोदी मीडिया में जो होते हैं आप सब जानते हैं, और नए नए विशेषज्ञ आएंगे, सब आके कहेंगे हाँ हाँ बहुत बड़ी समस्या, बताइए इसमें क्या बुराई है। इसकी नाम और इसकी नीयत में अंतर करना सीखना होगा, इसका सही तर्क हमें रखना होगा। और चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए, और जो असली खेल है, सवाल है अडानी का, सवाल है गरीबी का, सवाल है महंगाई का, सवाल है बेरोजगारी का, इन सब पे शाम को चर्चा नहीं हो, उसके लिए एक देश एक चुनाव पे चर्चा हो, सुंदर सुंदर नामों पे चर्चा हो। और ये जो लोकसभा का सत्र बुलाया गया है सितंबर में, इसमें कोई बड़ी खुराफात, खुराफात से अलर्ट रहिए। चुनाव का मौसम आ गया है, अलर्ट रहने का मौसम आ गया है। संडे सत्संग के माध्यम से इस चुनावी मौसम में पहुंचते हुए सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करेंगे। नियमित रूप से